हेलो गाइस, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आरसीसी सब्जेक्ट के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 46 से क्वेश्चन नंबर 60 तक। ये हमारा आरसीसी सब्जेक्ट के ऊपर 4th वीडियो है। इससे पहले मैंने 3 वीडियो बनाया है, तो प्लीज़ आप वो तीनों वीडियो देखिए, उसमें मैंने काफ़ी मेहनत की है। ये हमारा 4th वीडियो है। हम इसमें डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 46। वन ऑफ द क्राइटेरिया फॉर द इफेक्टिव विड्थ ऑफ फ्लेंज ऑफ टी बीम इज। ओके फ्रेंड्स, इसमें क्या दिया गया है, एक टी बीम है, उसकी फ्लेंज की इफेक्टिव विड्थ का फॉर्मूला दिया गया है और इसमें पूछा गया है कि जो एल नॉट है वो क्या सिग्निफाई करेगा। तो दोस्तों, आईएस कोड के अकॉर्डिंग इस फॉर्मूले में जो एल नॉट होता है वो होता है डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ऑफ जीरो मूवमेंट्स इन द बीम। ठीक है दोस्तों, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, आंसर बी इज करेक्ट हो जाएगा। डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ऑफ जीरो मूवमेंट्स इन दी बीम इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 47। फॉर अ कैंटिलीवर ऑफ इफेक्टिव डेप्थ ऑफ 0.5 मीटर। एक कैंटिलीवर बीम है, उसकी इफेक्टिव डेप्थ कितनी दी गई है, 0.5 मीटर। द मैक्सिमम स्पान ऑफ सेटिस्फाई वर्टिकल डिफ्लेक्शन लिमिट्स इज। इसमें आपको मैक्सिमम स्पान पूछा गया है जो कि वर्टिकल डिफ्लेक्शन को सेटिस्फाई करेगा। तो हम देखते हैं इसकी जो वैल्यू होती है, वर्टिकल डिफ्लेक्शन लिमिट्स में भी जनरली बी एज्यूम्ड टू बी सेटिस्फाई प्रोवाइडेड डेट द स्पान टू द डेप्थ रेशियो। ठीक है, तो डिफ्लेक्शन जो होता है वर्टिकल, वो जो सेटिस्फाई करता है, किसको करता है, स्पान टू डेप्थ रेशियो को। तो हम यहाँ पर देखते हैं जो स्पान टू डेप्थ रेशियो कैंटिलीवर के लिए क्या होता है, 7 होगा स्पान, और जो इफेक्टिव डेप्थ होता है उसका जो रेशियो होगा कैंटिलीवर के लिए कितना होता है, 7 होता है। सिम्पली सपोर्टेड के लिए आपको याद कर लेना है, और कंटिन्यूस के लिए कितना होता है, 26। ओके फ्रेंड्स, तो ये तीनों आपको याद करना है, ये वैल्यू काम की है। नेक्स्ट क्वेश्चन इससे आए हुए हैं तो हम वो भी डिस्कस करेंगे। और इसमें एक लिमिट दी गई है कि स्पान जब 10 मीटर हो या इससे कम हो, जब स्पान 10 मीटर से कम होगा तब हम ये वैल्यू यूज़ करेंगे। यदि स्पान 10 मीटर से ज़्यादा है तो उसमें हम क्या करते हैं, इन वैल्यू में जो दी गई है 7, 20 और 26, उसमें हम मल्टीप्लाई करेंगे 10 बाई स्पान से। ठीक है, उसमें हम किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 10 बाई स्पान से। तो हम इस क्वेश्चन में देखते हैं, इस क्वेश्चन में क्या दिया गया हमें। इस क्वेश्चन में इफेक्टिव डेप्थ दी गई है। इसका मतलब जो हमारा फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले में एल बाई डी इजिकल टू कितना होगा, हमारा 7 होगा। तो इसमें डी दिया हुआ है कितना है, 0.5 दिया गया है। तो इसमें आप देख सकते हैं फॉर कैंटिलीवर एल बाई डी इजिकल टू कितना होगा, 7 होगा। यहाँ पर जब हम डी का मान रखेंगे 0.5, तो एल हमारा कितना निकलेगा, इफेक्टिव स्पान कितना हो जाएगा, 3.5 मीटर। तो हम इसमें हमारा ऑप्शन देखते हैं कौन सा होगा, क्वेश्चन नंबर 47 का आंसर कौन सा होगा, ए इज करेक्ट, 3.5 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 48। फॉर अ सिम्पली सपोर्टेड बीम ऑफ स्पान 15 मीटर, द मिनिमम इफेक्टिव डेप्थ टू सेटिस्फाई द वर्टिकल डिफ्लेक्शन लिमिट्स शुड बी। ठीक है, इसमें पूछा गया है, इसमें भी वही क्वेश्चन है, लेकिन इसमें जो बीम है वो कौन सी, सिम्पली सपोर्टेड है। और लास्ट जो हमने क्वेश्चन किया था उसमें कौन सी बीम थी, हमारी कैंटिलीवर बीम थी। इसमें जो स्पान है वो क्या है, 15 मीटर है। इसका मतलब ये 10 मीटर से अधिक है हमारा स्पान। तो हम क्या करेंगे, हमारा जो फॉर्मूला है वो फॉर्मूला चेंज हो जाएगा। फॉर्मूला क्या हो जाएगा हमारा, हम देखते हैं इस फॉर्मूले में जो ये लिमिट्स दी गई है, ये कब है, जब स्पान 10 मीटर से कम होगा तब हम ये लिमिट्स यूज़ करते हैं। लेकिन 10 मीटर से अधिक होगा और सिंपली सपोर्टेड बीम है हमारी, तो हम क्या करते हैं, 20 में हम मल्टीप्लाई कर देंगे 10 बाई स्पान से। ठीक है, जो 20 जो वैल्यू दी गई है उसमें हम मल्टीप्लाई कर देंगे 10 डिवाइडेड बाई स्पान। कब करते हैं, जब स्पान 10 मीटर से ज़्यादा हो। तो हम देखते हैं इस फॉर्मूले में, इस क्वेश्चन में, फॉर सिंपली सपोर्टेड बीम इफ स्पान ग्रेटर देन 10 मीटर, देन हमारा फॉर्मूला क्या हो जाएगा, स्पान डिवाइडेड बाय डी इज इक्वल टू 20। ये तो नॉर्मल जो जनरल फार्मूला ये है, और इसमें मल्टीप्लाई हम कर देंगे 10 बाई स्पान से। ठीक है दोस्तों, स्पान हमारा कितना है, 15 मीटर है, ये 15 मीटर 20 इंटू 10 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 200। ठीक है, 200 डिवाइडेड बाई 15 करेंगे तो ये कितना आएगा, 13.33। ये नया फार्मूला हमारा डिराइव हो जाएगा यहाँ से। ठीक है, 2 फार्मूले आपने देखे यहाँ पर, एक तो ये जनरल फार्मूला था जब स्पान 10 मीटर से कम है, और स्पान 10 मीटर से ज़्यादा होगा तो ये वाला फार्मूला हमारा होगा। इसमें जब हम स्पान रखेंगे, कितना स्पान हमारा 15 मीटर है, 15 मीटर रखेंगे तो डी हमारा कितना आएगा, 1 से अधिक होगा, या 15 डिवाइडेड बाई 13.33 जब रखेंगे हम, ये वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे तो ये कितनी आएगी, 1 मीटर से अधिक होगी। तो हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, मोर देन 1 मीटर। ये 48 का आंसर डी इज करेक्ट। ये गुप्ता एंड गुप्ता में गलत दिया है इसका आंसर क्या होगा, डी होगा, आंसर डी इज करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 49। फॉर कंटिन्यूस स्लैब ऑफ 3 मीटर इंटू 3.5 मीटर साइज,
द मिनिमम ओवरऑल डेप्थ ऑफ स्लैब टू सेटिस्फाई वर्टिकल डिफ्लेक्शन लिमिट्स इज। ठीक है, इसमें भी क्वेश्चन, तीनों क्वेश्चन लगभग सेम थे। उसमें वर्टिकल डिफ्लेक्शन की लिमिट्स जो थी और हमें उसकी डेप्थ या इफेक्टिव स्पान हमें कैलकुलेट करना था। लेकिन तीनों क्वेश्चन में क्या क्या डिफरेंस है, पहले क्वेश्चन में हमने कैंटिलीवर बीम देखी, दूसरे में हमने सिंपली सपोर्टेड देखा था, और थर्ड हमारी कौन सी है, इसमें स्लेब है। इसमें क्या पूछा गया है, स्लेब के लिए पूछा गया है। तो हमने जो लिमिट्स देखी थी पहले IS कोड में, जो लिमिट्स थी वो किसके लिए थी, बीम के लिए थी। कैंटिलीवर बीम है, सिंपली सपोर्टेड बीम है या कंटिन्यूस बीम है। तो इन बीम के लिए जो वैल्यू दी गई थी उससे हमने क्वेश्चन को सॉल्व किया था। लेकिन इसमें स्लेब पूछा गया है, तो स्लेब के लिए क्या होती है, यदि स्लेब सिंपली सपोर्टेड है तो L/D रेशो कितना होगा, 35 होगा। कंटिन्यूस स्लेब है तो L/D कितना होगा, 40 होगा। और कैंटिलीवर स्लेब होगी तो उसके लिए L/D इफेक्टिव लेंथ डिवाइडेड बाय इफेक्टिव डेप्थ, उसका फॉर्मूला क्या होगा, 12 होगा। ठीक है, तो हमारा इसमें क्या है, कंटिन्यूस स्लेब है, हमारी स्लेब कौन सी, कंटिन्यूस स्लेब है। तो हमारा फॉर्मूला कौन सा हो जाएगा कंटिन्यूस स्लेब के लिए, L/D = 40 हो जाएगा। ठीक है, और इसमें L हमारा दिया गया है क्वेश्चन में कितना है, 3 मीटर है। मीटर से जब कन्वर्ट करेंगे हम mm में तो कितना हो जाएगा वो 3000 mm डिवाइडेड बाई 4, और D की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ से जब कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा, 75 mm। ओके फ्रेंड्स, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 49 का आंसर B इज करेक्ट, 75 mm करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50। अकॉर्डिंग टू IS 456 1978 द फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ ऑफ कॉन्क्रीट इज। ठीक है, इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि IS कोड के अकॉर्डिंग उसकी जो फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ होती है कॉन्क्रीट की, वो किस पर डिपेंडेंट है, किस पर डिपेंड होगी वो। तो हम देखते हैं इसका फॉर्मूला क्या होता है फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ का। जो फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ होती है वो होती है FCR = 0.75 √FCK। ठीक है दोस्तों, इसमें जो FCK है वो क्या है, वो जो कंक्रीट होती है उसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ या कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ होती है कंक्रीट की, वो हम कैलकुलेट करते हैं कंक्रीट की जब कास्टिंग होती है। कंक्रीट का जब क्यूब बनाते हैं, क्यूब बनाने के 28 दिन के बाद जो स्ट्रेंथ हम निकालते हैं वो कहलाएगी FCK। वो क्या कहलाएगी, हमारी FCK या कंप्रेसिव या कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ कहलाएगी। ठीक है, एग्जाम्पल से हम समझ सकते हैं, यदि कोई ग्रेड है कंक्रीट की M20, तो M20 का मतलब हो जाएगा कि उसकी स्ट्रेंथ कितनी है, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ 20 मेगापास्कल या 20 Nm²। ठीक है दोस्तों, तो उसके 28 दिन के बाद जो M20 ग्रेड कंक्रीट है उसकी कितनी स्ट्रेंथ हो जाएगी, 20 मेगापास्कल या 20 Nm²। तो इस फॉर्मूले में हम जब देखेंगे तो ये फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ किस पे डिपेंडेंट है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ पे, और अंडर रूट, वो किसकी अंडर रूट पे डिपेंड है। तो हम देखते हैं हमारा कौन सा आंसर सही होगा इसके लिए। हमारा जो आंसर C है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। ठीक है, हमारा आंसर क्या हो जाएगा, आंसर C। जब हम देखेंगे चारों ऑप्शन को कंपेयर करेंगे तो हमारा आंसर C क्या होगा, करेक्ट होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, स्क्वायर रूट ऑफ कंप्रेसिव स्ट्रेंथ के। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 50 का आंसर क्या होगा, आंसर C इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू IS, ये I इसमें एक्स्ट्रा आ गया है, ये I नहीं है। अकॉर्डिंग टू IS 456 1978 द कॉलम आर द स्ट्रट इज द मेंबर हुज इफेक्टिव लेंथ इज ग्रेटर देन। ठीक है, कॉलम या स्ट्रट हम कब कहेंगे, जब उसकी जो लेंथ होती है, ये कॉलम की इफेक्टिव लेंथ जो है, ठीक है, ये लेंथ इसकी जो लेटरल डायमेंशन है, इस डायमेंशन से कम 3 गुना होना चाहिए। कम से कम कितना होना चाहिए, वो एटलीस्ट कितना होना चाहिए, 3 गुना। अगर ये डायमेंशन उसकी लेटरल 3 मान लो, जो लेटरल डायमेंशन है वो कितनी है, 1 मीटर है, तो इसकी लेंथ कम से कम कितनी होना चाहिए, 3 मीटर। जो कॉलम या स्ट्रट होगा उसकी कितनी होगी, 3 टाइम्स होगी। तो इसमें हमारा आंसर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 51 का 3 टाइम्स द लीस्ट लेटरल डायमेंशन क्या होगी, 3 टाइम्स द लीस्ट लेटरल डायमेंशन। ठीक है, इसमें हम समझते हैं लिस्ट लेटरल जो डायमेंशन दिया गया है इसका मतलब क्या होगा, लिस्ट लेटरल का। यदि एक कॉलम है, ठीक है, रेक्टेंगुलर कॉलम है, ये कॉलम है, इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया है, ये जो लेंथ है ये कितनी है, 200 mm है। ठीक है, ये कितनी है, 200, और ये कितनी है, 300 mm है। तो इस कॉलम की लेंथ कितनी होगी, जो लेंथ होगी वो कितनी होगी, इस क्रॉस सेक्शनल एरिया के लिस्ट लेटरल डायमेंशन, लिस्ट का मतलब जो मिनिमम होगी उसके 3 गुना, ये जो मिनिमम है इससे कितनी होना चाहिए, कम से कम 3 गुना। तो इसकी लेंथ जब 600 mm होगी या इससे अधिक होगी तो वो क्या कहलाएगा, हमारा कॉलम या स्ट्रट कहलाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 51 का आंसर क्या हो जाएगा, आंसर C इज करेक्ट।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 52। अकॉर्डिंग टू IS कोड मिनिमम स्लेंडरनेस रेशियो फॉर अ शॉर्ट कॉलम। ठीक है, इसमें पूछा गया है स्लेंडरनेस रेशियो पूछा गया आपको किसके लिए, शॉर्ट कॉलम के लिए। तो दो कॉलम होते हैं, एक लॉन्ग कॉलम होता है, एक शॉर्ट कॉलम होता है। तो हम देख लेते हैं दोनों में क्या डिफरेंस होता है लॉन्ग कॉलम और शॉर्ट कॉलम में। जो लॉन्ग कॉलम होता है उसकी लेटरल डायमेंशन इज़ वेरी स्मॉल व्हेन कंपेयर टू द लेंथ। जब इसकी लेंथ और लेटरल डायमेंशन को कंपेयर करेंगे तो इसकी लेंथ ज़्यादा होती है किसके कंपेयर में, इसकी लेटरल डायमेंशन के कंपेयर में। और इस कॉलम में ऐसा नहीं होता है, इसकी लेंथ इसकी लेटरल डायमेंशन के कंपेयर में क्या होती है, ज़्यादा कम नहीं होती है। इसकी लेटरल डायमेंशन और इसकी लेंथ ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता उनमें से। हम सेकंड पॉइंट डिस्कस करते हैं। इट इज़ जनरली फेल्स बाय बकलिंग। जो लॉन्ग कॉलम होता है, जो लॉन्ग कॉलम है वो किस में फेल होगा, ये लॉन्ग कॉलम हमारा है वो बकल हो जाता है, इस तरीके से बकलिंग में फेल होता है। जब बकलिंग आएगी उसमें बकलिंग के कारण वो फेल हो जाता है। और जो शॉर्ट कॉलम होगा वो जनरली फेल्स बाय क्रशिंग। जो शॉर्ट कॉलम होता है वो इस तरीके से उसमें क्रशिंग लगती है और वो क्रशिंग में फेल हो जाता है। ठीक है, उसमें बकलिंग नहीं आती है। लास्ट कॉलम हमारा लास्ट पॉइंट जो है, रेशियो ऑफ इफेक्टिव लेंथ टू लिस्ट लेटरल डायमेंशन इज ग्रेटर देन 12। लॉन्ग कॉलम में कितनी होगी, 12 से अधिक होगा स्लेंडरनेस रेशियो, और शॉर्ट कॉलम में कितना होगा, वो 12 से कम होगा। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन हम देखते हैं। शॉर्ट कॉलम क्या होगा जिसमें स्लेंडरनेस रेशियो कितना होगा, लेस देन 12 होगा, वो हमारा कहलाएगा शॉर्ट कॉलम। तो क्वेश्चन नंबर 52 का आंसर क्या हो जाएगा, आंसर ए इज करेक्ट। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 53। लेप लेंथ इन कंप्रेशन शेल नॉट बी लेस देन। आपको पूछा गया है कि जो लेप लेंथ होती है वो कंप्रेशन में कितनी होना चाहिए, मिनिमम। ठीक है, सेल नॉट बी लेस देन, किससे कम नहीं होगी, मतलब मिनिमम वैल्यू आपको पूछी गई है। ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें फाई क्या है, डायमीटर ऑफ बार। तो हम देखते हैं लेप लेंथ होती क्या है। लेप लेंथ होती है द मिनिमम लेंथ डेट मस्ट बी प्रोवाइडेड इफ द बार्स आर जॉइंट टुगेदर। ठीक है, जब जो दो बार होते हैं, जब दो बार को हम आपस में जॉइंट करते हैं तो ये जो लेंथ होती है मिनिमम लेंथ, मिनिमम जो लेपिंग ओवरलैप हो जाती है लेंथ, वो हमारी क्या कहलाएगी, लेप लेंथ कहलाएगी। जब दो बार को हम आपस में जॉइंट करते हैं, जैसे ये एक बार है और दूसरे बार को जब जॉइंट करेंगे तो ये जो लेंथ होगी हमारी, ये क्या कहलाएगी, लेपिंग या लेप लेंथ कहलाती है। ठीक है, अब इसमें हम देखते हैं लेप लेंथ कंप्रेशन में कितनी होगी, टेंशन में कितनी होगी। क्वेश्चन में पूछा गया है कंप्रेशन के लिए, हम दोनों के लिए डिस्कस कर लेते हैं कि लेंथ, इसकी लेप लेंथ टेंशन में कितनी होगी और कंप्रेशन में कितनी होगी। लेप लेंथ इन कंप्रेशन, कंप्रेशन में भी दो केस हैं। यदि फ्लेक्सुरल टेंशन है, सॉरी टेंशन है, लेप लेंथ इन टेंशन, टेंशन में दो केस होंगे। पहला केस है फॉर फ्लेक्सुरल टेंशन। टेंशन कौन सा है, फ्लेक्सुरल, मतलब उसमें टेंशन भी है और बेंडिंग भी है, दोनों जब आएंगे तो वो क्या कहलाएगा, फ्लेक्सुरल टेंशन। सेकंड हमारा है डायरेक्ट टेंशन। तो दो केस है, फर्स्ट केस में लेप लेंथ कितनी होगी, LD या 30D, इस दोनों में से जो भी मैक्सिमम वैल्यू होगी वो हम लेंगे लेप लेंथ। सेकंड फॉर्मूला जो है 2LD और 30D, विच एवर इज ग्रेटर, इसमें भी जो ग्रेटर होगा वो हम दो लेंगे। इन दोनों में से जो ग्रेटर होगा वो हमारी वैल्यू क्या होगी, डायरेक्ट टेंशन में लेप लेंथ होगी या फिर फ्लेक्सुरल टेंशन में लेप लेंथ होगी। यहाँ पर LD क्या है, LD का मतलब होगा डेवलपमेंट लेंथ। ठीक है, यहाँ पर जो LD दिया हुआ है, इस LD का मतलब क्या है, डेवलपमेंट लेंथ, और इसका फॉर्मूला यहाँ पर दिया गया है आपको डेवलपमेंट लेंथ का। और ये 30D का मतलब होगा 30 इंटू D का मतलब है डायमीटर ऑफ बार, D का मतलब क्या है, डायमीटर ऑफ बार। ओके फ्रेंड्स, तो हमने देखा लेप लेंथ इन टेंशन। अब हम देखते हैं लेप लेंथ इन कंप्रेशन। कंप्रेशन में कितनी होती है लेप लेंथ इन कंप्रेशन, कंप्रेशन में फॉर्मूला दिया गया है इक्विवेलेंट टू द डेवलपमेंट लेंथ इन कंप्रेशन कंप्यूटेड बट नॉट लेस देन 24D। जो लेप लेंथ कंप्रेशन में होती है वो मिनिमम कितनी होगी, मिनिमम होती है डेवलपमेंट लेंथ के बराबर होती है मिनिमम, या फिर कितनी होगी वो 24 इंटू डायमीटर ऑफ बार। ठीक है दोस्तों, या तो डेवलपमेंट लेंथ के बराबर होती है या फिर 24 इंटू D। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन 53 का आंसर C इज करेक्ट। आंसर क्या होगा, C इज करेक्ट, 24 इंटू डाया ऑफ बार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 54। द मिनिमम कवर इन द स्लेब शुड नाइदर बी लेस देन द डायमीटर ऑफ बार नॉर लेस देन। ठीक है, इसमें पूछा गया है कि जो मिनिमम कवर होता है स्लेब में वो उसके डायमीटर से भी, डायमीटर से कम और किससे कम नहीं होगा। ठीक है, एक तो उसका डायमीटर, स्लेब का जितना डायमीटर होगा, जो डायमीटर होगा उतना कवर तो हम प्रोवाइड करेंगे ही, और एक और कौन सी वैल्यू पूछी गई है जो मिनिमम होगी। तो हम देखते हैं
इसमें 2 कवर होते हैं जो हम प्रोवाइड किया करते हैं। जैसे रेनफोर्समेंट आपने देखा होगा, रेनफोर्समेंट यदि हम क्रॉस सेक्शन देखेंगे तो क्रॉस सेक्शन इस तरीके से दिखाई देगा। ये रेनफोर्समेंट है, ठीक है, ये रेनफोर्समेंट है। और ये स्टीरअप्स हैं, ये स्टीरअप्स बार हैं। इसमें हम क्या करते हैं, चारों तरफ कंक्रीट से इसको कवर कर देते हैं। तो इसमें पूछी गई है आपको, इस जो कवर करेंगे तो वो आपको कवरिंग क्लियर कवर या मिनिमम कवर आपको पूछा गया है कि कितना कवर होगा कंक्रीट का। हम इससे समझ सकते हैं 2 प्रकार के कवर होते हैं, एक क्लियर कवर होता है और एक होता है इफेक्टिव कवर। एक क्लियर कवर आप देख सकते हो यहाँ पर, और एक होता है इफेक्टिव कवर। क्लियर कवर का मतलब क्या हो जाएगा, क्लियर कवर जो है वो आरसीसी की आउटर सरफेस, ये यहाँ पर क्या है, कंक्रीट है, कंक्रीट की आउटर सरफेस से जो स्टील है उसकी आउटर सरफेस, इसके बीच की जो स्पेसिंग होगी वो हमारी क्या होगी, क्लियर कवर। वो क्या कहलाएगा, क्लियर कवर कहलाएगा, ठीक है दोस्तों। और एक होता है इफेक्टिव कवर। इफेक्टिव कवर क्या होगा, जो हमारा आरसीसी है, रेनफोर्समेंट है, उसके सेंटर से आउटर मोस्ट या आउटर मोस्ट जो फाइबर होगा वहाँ तक की जो दूरी होगी, डिस्टेंस होगी, वो क्या कहलाएगी, हमारी इफेक्टिव कवर कहलाएगी। इस डायग्राम से आप समझ भी सकते हो, इस डायग्राम से आपको समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट हम इसमें दोनों की डेफिनेशन यहाँ लिखी है वो भी देख लेते हैं। क्लियर कवर की डेफिनेशन है, इज द डिस्टेंस फ्रॉम आउटर सरफेस ऑफ द कॉन्क्रीट मेंबर टू द आउटर सरफेस ऑफ स्टील। ठीक है दोस्तों, स्टील की आउटर सरफेस से जो हमारी कंक्रीट है उसकी आउटर सरफेस की डिस्टेंस हमारी क्या कहलाएगी, क्लियर कवर कहलाएगी। और इफेक्टिव कवर क्या हो जाएगी, इस डिस्टेंस फ्रॉम आउटर सरफेस ऑफ कंक्रीट मेंबर टू द सेंटर ऑफ मेन रेनफोर्समेंट। ये आपको समझ में आ गया होगा दोनों, इस डायग्राम से और अच्छे से समझ में आ जाएगा आपको। अब हम देखते हैं ये होती कितनी है। द रिकमेंडेड वैल्यू ऑफ नॉमिनल आर क्लियर कवर, आईएस कोड के अकॉर्डिंग जो रिकमेंडेड की गई है, स्लैब के लिए कितनी होती है, वो 15 mm होती है, बीम के लिए 25 mm होगी, कॉलम के लिए 40 mm और फुटिंग के लिए कितनी होती है, वो 75 mm। हमें क्वेश्चन में पूछा गया स्लैब के लिए, तो स्लैब के लिए दोस्तों कितनी हो जाएगी हमारी 15 mm। क्वेश्चन नंबर 54 का आंसर क्या हो जाएगा, आंसर बी इज करेक्ट, 15 mm। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, क्वेश्चन नंबर 55। फॉर लॉन्गिट्यूडनल रेनफोर्सिंग बार इन अ कॉलम द मिनिमम कवर सेल नाइदर बी लेस देन द डायमीटर ऑफ बार नॉर लेस देन। यही क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 54 में आपको स्लैब के लिए पूछा गया था और 55 में क्या है, कॉलम के लिए पूछा गया है। तो हम इसी से देख लेंगे जो हमारी रिकमेंडेड वैल्यू है, कॉलम के लिए कितनी होगी 40 mm 40 मिलीमीटर। क्वेश्चन नंबर 55 का आंसर क्या हो जाएगा, आंसर डी इज करेक्ट। ये वैल्यू आपको याद रखना है, आईएस कोड में दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 56। द रेशियो ऑफ डायमीटर ऑफ रेनफोर्सिंग बार एंड द स्लैब थिकनेस इज। ठीक है, आपको एक रेशियो पूछा गया है, किसका किसका, डायमीटर ऑफ बार जो हमने स्लैब में यूज़ किया है और स्लैब की थिकनेस, इसका रेशियो पूछा गया कितना होगा। तो हम देखते हैं इसका रेशियो क्या होता है। मैक्सिमम जो डायमीटर होता है बार, जो डायमीटर ऑफ बार होगा मैक्सिमम जो स्लैब में हम यूज़ करते हैं, ठीक है, स्लैब में हम जो मैक्सिमम बार यूज़ करेंगे उसका डायमीटर कितना होगा, स्लैब की थिकनेस डिवाइडेड बाई 8। ठीक है दोस्तों, तो आपको क्या पूछा गया है, डायमीटर ऑफ बार डिवाइडेड बाई थिकनेस। तो जब थिकनेस को हम इस साइड लेके आएंगे तो कितना आ जाएगा, ये रेशियो 1/8 हो जाएगा। तो हमारा आंसर क्या होगा इसमें, 56 में आंसर डी इज करेक्ट। आरसीसी में आपको मैक्सिमम क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आईएस कोड से डायरेक्ट पूछे जाते हैं, तो उनका कोई फंडा नहीं होता, उसको आपको याद ही करना पड़ेगा, उसका कोई ऐसे कैलकुलेशन नहीं होता कि आप उसको कहीं से कैलकुलेट कर लोगे और आपको समझ में आ जाएगा। आपको आईएस इसमें आरसीसी में मैक्सिमम क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो कि आपको आईएस कोड से डायरेक्ट आपको उनकी वैल्यू याद रखना पड़ती है। जिस तरीके से हमने अभी लास्ट क्वेश्चन किए 3-4 क्वेश्चन, उसमें आईएस कोड से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे गए हैं। हम नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, क्वेश्चन नंबर 57। अकॉर्डिंग टू आईएस कोड द मैक्सिमम रेनफोर्समेंट इन अ कॉलम इज। ठीक है, मैक्सिमम रेनफोर्समेंट कॉलम में हम कितना प्रोवाइड करते हैं, तो हम समझ लेते हैं कॉलम में और भी जो चीज़ें होती है वो क्या होती है, कितनी होती है। द मेन रेनफोर्समेंट कॉलम इज लॉन्गिट्यूडनल पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ द लोड एंड कंसिस्ट ऑफ बार आर अरेंज्ड इन स्क्वायर रेक्टेंगुलर आर सर्कुलर शेप। ठीक है दोस्तों, इसमें मेन जो कॉलम में मेन रेनफोर्समेंट होता है इस तरीके से जो कॉलम होता है, और इसमें जो मेन रेनफोर्समेंट होगा कॉलम में जो लोड आता है इस तरीके से लोड आएगा, कंप्रेशन लोड। ठीक है, और जो मेन रेनफोर्समेंट हमारा होगा वो भी इसके पैरेलल ही होता है। और जो बीम होती है, बीम इस तरीके से होती है, और बीम में जो लोड आता है ये लोड है, ये लोड की डायरेक्शन होगी, और जो मेन रेनफोर्समेंट होता है उसकी डायरेक्शन ये होती है, तो वो उसके परपेंडिकुलर होता है बीम में। बीम के केस में जो मेन रेनफोर्समेंट होगा वो परपेंडिकुलर होगा लोड की डायरेक्शन के, और कॉलम में क्या होता है, मेन रेनफोर्समेंट उसके पैरेलल होता है। ठीक है दोस्तों, तो वही इसमें लिखा गया है कि
इस सेंटेंस में वही बताया गया है कि क्या होगा, वो लॉन्गिट्यूडनल पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ द लोड, ठीक है। और कैसे अरेंज हो सकता है, वो या तो हम कॉलम स्क्वायर में बनाते हैं, या हम कैसे बना देते हैं, रेक्टेंगुलर शेप में बनाते हैं, या फिर सर्कुलर कॉलम हमारा कॉलम हो सकता है, ठीक है दोस्तों। सेकंड पॉइंट हमारा है लॉन्गिट्यूडनल रेनफोर्समेंट जो कॉलम में होगा वो मिनिमम कितना होगा, 0.8% होगा, ठीक है, उसके क्रॉस सेक्शन के, और मैक्सिमम कितना होगा 6% उसके क्रॉस सेक्शन के, ठीक है दोस्तों। ये क्रॉस सेक्शन उसका जो कॉलम का है, उस क्रॉस सेक्शन का यदि मान लो ये स्क्वायर है तो ये ए होगा, ये भी इसकी ए होगी डायमेंशन, ये भी ए होगी, तो इसका क्रॉस सेक्शन कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर है, तो ए स्क्वायर का कितना होगा, मिनिमम 0.8% होगा, और मैक्सिमम कितना होगा, मैक्सिमम होगा 6%, ठीक है दोस्तों। तो ये क्वेश्चन में हमें पूछा गया है कि लॉन्गिट्यूडनल रेनफोर्समेंट मैक्सिमम कितना होगा, तो हमारे कॉलम के लिए कितना होगा, मैक्सिमम वो 6% होगा। क्वेश्चन नंबर 57 का आंसर सी इज करेक्ट। और हम देखते हैं कॉलम के लिए मिनिमम 6 बार यूज़ करते हैं, रेक्टेंगुलर और स्क्वायर कॉलम के लिए, सॉरी दोस्तों ये गलत है, 6 नहीं होगा, मिनिमम कितना होता है, 4 होता है, मिनिमम 4 बार हम यूज़ करते हैं रेक्टेंगुलर सेक्शन के लिए या स्क्वायर के लिए। कम से कम आपको 4 बार यूज़ करना पड़ता है। यदि ये रेक्टेंगुलर है तो 1 बार आप यहाँ पर यूज़ करोगे, एक यहाँ पर, एक, और इस प्रकार से आप 4 बार यूज़ करते हो। यदि स्क्वायर है तो स्क्वायर में भी चारों कॉर्नर पे आपको कम से कम 4 बार तो लगेंगे, और आप ज़्यादा बार भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन मिनिमम कितने बार यूज़ करोगे आप, रेक्टेंगुलर या स्क्वायर सेक्शन है तो 4 होगा, यहाँ 6 की जगह आप क्या कर लोगे, 4 बार्स। और हमारा सर्कुलर शेप है यदि कॉलम का, तो वहाँ पर हम मिनिमम कितना यूज़ करते हैं, 6 बार, उसमें मिनिमम कितने होंगे, 6 बार होंगे। मिनिमम डायमीटर ऑफ मेन बार, कॉलम में जो हम मेन बार हमारा होता है, मेन रेनफोर्समेंट जो होता है, वो उसका डायमीटर मिनिमम कितना होगा, 12 mm। मैक्सिमम स्पेसिंग बिटवीन मेन रेनफोर्समेंट कितनी होगी, वो 300 mm मैक्सिमम स्पेसिंग है, ये मिनिमम नहीं है, ये क्या है, मैक्सिमम, ये मैक्सिमम स्पेसिंग है 300 mm, इससे ज़्यादा आपको स्पेसिंग नहीं रखना है मेन रेनफोर्समेंट में। हमारा क्वेश्चन नंबर 57, इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, आंसर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 58, द परसेंटेज ऑफ रेनफोर्समेंट इन केस ऑफ स्लेब्स व्हेन हाई स्ट्रेंथ डिफॉर्म बार आर यूज्ड इज नॉट लेस देन, ठीक है दोस्तों। इसमें आपको पूछा गया है कि जो स्लेब है, यदि स्लेब में हम कौन सा बार यूज़ करते हैं, HYSD बार, हाई स्ट्रेंथ डिफॉर्म बार, ये बार यदि यूज़ करते हैं, इसको हम क्या कहेंगे, HYSD बार, ठीक है। यदि ये वाला बार यूज़ करेंगे तो उसमें मिनिमम रेनफोर्समेंट कितना होगा, तो हम देखते हैं स्लेब के लिए जो फर्स्ट पॉइंट हमारा है, मिनिमम रेनफोर्समेंट इन स्लेब्स वो कितनी होती है। यदि माइल्ड स्टील बार है तो हम कितना यूज़ करेंगे, 0.15% यूज़ करेंगे मिनिमम रेनफोर्समेंट स्लेब में। और यदि HYSD बार है, हाई इल्ड स्ट्रेंथ डिफॉर्म बार है, तो हम कितना यूज़ करते हैं मिनिमम रेनफोर्समेंट उसमें, 0.12%। और मैक्सिमम डायमीटर ऑफ बार कितना होता है, थिकनेस ऑफ स्लेब डिवाइडेड बाय 8। ये क्वेश्चन हमने डिस्कस किया था, आपको याद होगा, एक क्वेश्चन पीछे हमने डिस्कस किया था, ये वाला सेकंड जो पॉइंट है। तो फर्स्ट हमारा जो होगा, इसमें हम देखते हैं हमारा आंसर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 58 का आंसर होगा, आंसर बी इज करेक्ट। आंसर क्या हो जाएगा, 0.12%, आंसर क्या होगा, बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 59, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज इनकरेक्ट। आपको बताना है कि जो स्टेटमेंट दिए गए इसमें से इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन कौन से हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट है मिनिमम क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ लॉन्गिट्यूडनल रेनफोर्समेंट इन कॉलम इज, ठीक है। आपको पूछा गया है कि जो मिनिमम क्रॉस सेक्शनल एरिया होता है वो कॉलम में कितना होता है, तो मिनिमम कितना होता है, हमने भी देखा था, मिनिमम कॉलम में कितना होता है, 0.8%। तो हमारा ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, करेक्ट होगा। लेकिन हमें बताना क्या है कि इनकरेक्ट कौन सा है, तो ऑप्शन बी देखते हैं, स्पेसिंग ऑफ लॉन्गिट्यूडनल बार्स मेजर्ड अलोंग द पेरीफेरी ऑफ कॉलम्स शुड नॉट एक्सीड, ठीक है। एक्सीड किससे नहीं होगा, वो 300 mm से, ये भी हमने डिस्कस किया था कॉलम में। ये सारे पॉइंट यदि आप पढ़ोगे तो आप वो वाला क्वेश्चन 59 वाला क्वेश्चन कर सकते हो। तो मैक्सिमम स्पेसिंग हमने देखी थी कितनी हो सकती है, उसमें 300 mm होगी। तो ये हमारा ऑप्शन बी भी करेक्ट होगा। ऑप्शन सी देखते हैं, रेनफोर्सिंग बार्स इन कॉलम शुड नॉट बी लेस देन 12 mm इन डायमीटर। यदि हम कॉलम में जो बार यूज़ करते हैं उसका मिनिमम डायमीटर कितना होगा, 12 mm होगा, 12 mm मिनिमम डायमीटर होगा। आपको जो बार यूज़ करना कॉलम में वो या तो 12 mm का यूज़ करोगे या इससे अधिक डायमीटर का आप यूज़ करोगे। लास्ट है हमारा, द नंबर ऑफ लॉन्गिट्यूडनल बार्स प्रोवाइडेड इन सर्कुलर कॉलम शुड नॉट बी लेस देन 4। तो ये हमारा गलत हो जाएगा, 4 नहीं होता है, कितने होते हैं वहाँ पर, 6 होते हैं।
जो सर्कुलर कॉलम होता है उसके लिए हम मिनिमम रेनफोर्समेंट कितने प्रोवाइड करेंगे, 6 करेंगे, और जो रेक्टेंगुलर या स्क्वायर शेप है उसके लिए मिनिमम रेनफोर्समेंट कितने होते हैं, नंबर ऑफ 4 हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पर सर्कुलर कॉलम पूछा गया है इसलिए ये ऑप्शन इनकरेक्ट हो जाएगा, डी क्या होगा, इनकरेक्ट। और हमें क्वेश्चन में पूछा गया है कि इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है, तो हमारा राइट आंसर होगा डी। लास्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज इनकरेक्ट। इसमें भी आपको पूछा गया है कि इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है। तो फर्स्ट हमारा जो है हायर वीबी टाइम्स सो लोअर वर्केबिलिटी। फर्स्ट ऑप्शन हमारा है कि यदि वीबी टाइम ज़्यादा होगा तो उसकी वर्केबिलिटी कम होगी। तो हम देखते हैं वीबी टाइम क्या होता है। रिलेटिव एफर्ट लीड बाय कॉन्क्रीट टू चेंज फ्रॉम वन डेफिनेट शेप टू अनदर डेफिनेट शेप बाय कंडक्टिंग वाइब्रेशन। ठीक है दोस्तों, जब वाइब्रेशन के द्वारा जब कॉन्क्रीट वो शेप उसका चेंज करता है, एक शेप से दूसरे शेप में आता है, कॉनिकल से सिलेंड्रिकल शेप में आता है, तो कितना एफर्ट लगाना पड़ता है। ठीक है, कितना एफर्ट लगाएंगे, तो हम जो एफर्ट लगाते हैं वो किस में मेजर करते हैं, हम टाइम में मेजर करते हैं। तो उसकी जो टाइम हम जो मेजर करेंगे वो क्या हो जाएगा, उसका वीबी टाइम हो जाएगा। और हम जो मेजर करते हैं वो किस में करते हैं, सेकंड में करेंगे। ठीक है दोस्तों, जब कॉन्क्रीट को एक शेप से कॉनिकल से सिलेंड्रिकल में आने में जितना समय लगता है वो हमारा क्या कहलाएगा, वीबी कहलाएगा, वीबी टाइम कहलाएगा। ठीक है दोस्तों, यदि वर्केबिलिटी कॉन्क्रीट की ज़्यादा है तो क्या होगा कि वो सिलेंड्रिकल शेप में जल्दी से आ जाएगा। यदि वर्केबिलिटी कम है तो उसको ज़्यादा समय लगेगा। ठीक है दोस्तों, तो इसे हमारा ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, यदि हायर वीबी टाइम, यदि वीबी टाइम ज़्यादा है इसका मतलब क्या है कि उसकी वर्केबिलिटी कम है, वो उसकी लोअर वर्केबिलिटी, उसको ज़्यादा समय लगेगा कॉनिकल से सिलेंड्रिकल शेप आने में। सेकंड पॉइंट हमारे हायर स्लम सो हायर वर्केबिलिटी। तो स्लम का मतलब क्या होता है वो भी समझ लेते हैं। स्लम वैल्यू इज मेजर्ड एज डिफरेंस इन हाइट बिटवीन द हाइट ऑफ मोल्ड एंड एवरेज वैल्यू ऑफ द सब्सिडेंस। इससे आप समझ सकते हो ये स्लम एपरेटस है, इससे हम क्या करते हैं, स्लम वैल्यू मेजर करते हैं। इस कोन के अंदर हम कॉन्क्रीट को फिल कर देते हैं और फिर इस मोल्ड को हम ऊपर उठा लेते हैं। ठीक है, ऊपर उठाएंगे तो कॉन्क्रीट क्या हो जाती, उसकी हाइट कम हो जाती कॉन्क्रीट की, वो सब्सिडेंस वो गिरने लगती है कॉन्क्रीट। तो हम देखते हैं वो कितनी गिरती है, वो मेजर हम कर लेते हैं वैल्यू। ठीक है, यदि इसकी वर्केबिलिटी ज़्यादा होगी तो क्या होगा, ये स्लम वैल्यू भी ज़्यादा होगी, ये ज़्यादा सब्सिडेंस होगा तो इसकी स्लम वैल्यू भी ज़्यादा होगी। ठीक है दोस्तों, तो ऑप्शन बी हमारा क्या होगा, हायर स्लम सो हायर वर्केबिलिटी, ये भी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट हमारा है सी, हायर कॉम्पैक्टिंग फैक्टर सो हायर वर्केबिलिटी। ठीक है, तो कॉम्पैक्टिंग फैक्टर हम समझते क्या होता है, आप इसमें देख सकते हो जो लास्ट पॉइंट हमारा सी है। द कॉम्पैक्शन फैक्टर इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द वेट ऑफ पार्शियली कॉम्पैक्टेड कॉन्क्रीट टू द वेट ऑफ फुली कॉम्पैक्टेड। ये एक अनुपात होता है, किसका किसका होता है, पार्शियली कॉम्पैक्टेड कॉन्क्रीट डिवाइडेड बाय फुली कॉम्पैक्टेड। पार्शियली कॉम्पैक्टेड का मतलब होता है कि जो कॉन्क्रीट है हमारी वो ऑटोमेटिक या बिना वाइब्रेशन के कितना कॉम्पैक्शन उसमें हो पा रहा है और मैक्सिमम कितना हो रहा है। ठीक है, फुली कॉम्पैक्टेड, यदि उसकी वर्केबिलिटी ज़्यादा होगी तो उसमें पार्शियली कॉम्पैक्शन भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। ठीक है दोस्तों, वो ऑटोमेटिक ज़्यादा कॉम्पैक्शन उसमें हो जाएगा, कम हमको एफर्ट लगाना पड़ेगा उसको कॉम्पैक्शन करने के लिए, तो उसका पार्शियली कॉम्पैक्शन क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा, तो कॉम्पैक्शन फैक्टर भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। ठीक है दोस्तों, इससे आप समझ सकते हो यदि कॉम्पैक्शन फैक्टर का मान ज़्यादा है तो उसकी वर्केबिलिटी भी क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो ऑप्शन ए, बी और सी ये तीनों आंसर सही हैं, लेकिन हमें पूछा गया इनकरेक्ट, तो हमारा इनकरेक्ट क्या हो जाएगा, नन ऑफ दी एबव। क्वेश्चन नंबर 60 का आंसर क्या होगा, आंसर डी इज करेक्ट, नन ऑफ दी एबव। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग। यदि वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए जिससे कि आपको लेटेस्ट वीडियो मिल सके।